साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पर 138 एनआई या चेक के परिवाद को ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। झगड़ा किसी पार्टीज के बीच में नहीं है, झगड़ा कंपनीज के बीच में नहीं है, झगड़ा बड़ा ही विचित्र है। झगड़ा है एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में। एडवोकेट कहता कि मैंने पैरवी कर ली, केस को सॉल्व कर लिया और अल्टीमेटली फीस के भुगतान के पैसे जो चेक दिए वो चेक जो है बाउंस हो गए। क्लाइंट का कहना है कि मैंने तो कोई फीस तय नहीं करी है। जब कोई फीस तय ही नहीं है, हमारे बीच की कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो ये जो चेक है ये अल्टीमेटली मिसयूज हुआ है और इनलीगल फीस को रिकवर 138 एनआई की प्रोसीडिंग के तहत जो है वो नहीं किया जा सकता। तो मामला बड़ा ही लॉजिकल है। अंत तक वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा क्या क्या तर्क और दावपेच जो है पक्षकारों के रहे और कैसे एक क्लाइंट जो है एक छोटी सी गलती के कारण वकील पे जो है भारी पड़ा। तो साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है फाइल हुई। यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। उसका कहना यह है कि जो ये पिटिशनर है या जो ये अक्यूज्ड है मेरे पास जो है 2008 में आया। इसका कहना कि मुझे लीगल असिस्टेंस दो, क्योंकि मेरे खिलाफ जो है कई प्रोसीडिंग है और मुझे कई प्रोसीडिंग्स जो है वो फाइल भी करनी है। इसका कहना था कि मुझे मनी इशू है, मैं आपकी फ़ीस जो है अभी नहीं दे पाऊंगा, बट आपको मैं सिक्योरिटी पेटे जो है चेक दे रहा हूँ और इसके अलावा मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर मैं केस जीत गया तो जो मुझे लैंड मिलेगी उसका मैं कुछ स्पेसिफिक हिस्सा जो है आपके नाम पर कर दूंगा। उसके वर्ड्स पे जो है जो परिवादी एडवोकेट थे उन्होंने विश्वास किया, केस को जो है प्रोसीड किया। नवंबर 2012 में सारे केसेस जो है रिजॉल्व हो गए और अल्टीमेटली जब फीस देने की बारी आई तो क्लाइंट जो है मुकर गया। तो वकील साहब ने उस चेक को लगाया बैंक में जिसमें राशि थी 10 लाख की भरी हुई। उनका कहना यह था कि 10 लाख फीस तय हुई थी, इस फीस के पेटे जो है ये चेक दिया गया था, ये चेक जो है बाउंस हो गया। उनके द्वारा जो है नोटिस दिया गया, अल्टीमेटली पैसों का भुगतान नहीं हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने जो है केस फाइल कर दिया। साथ ही यहाँ पर जो पिटिशनर था जब वो सम्मन हुआ तो वो चला गया क्वेश्चन के अंदर और मैटर जो है टेकअप हुआ और कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक डिस्प्यूट है यहाँ पर वो है एडवोकेट फीस को लेकर। अब प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि क्या एडवोकेट फीस जो है 138 एनआई एक्ट के प्रोविजंस के तहत जो है वो रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते यदि एडवोकेट के पास क्लाइंट का चेक है और वो चेक जो है बाउंस हो गया है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने इन बातों को स्पेसिफिक करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तर्कों की ओर जो है ध्यान दिया। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसका तर्क ये है कि जो कंसर्न एडवोकेट है ये नेग्लिजेंट रहा है इसकी ड्यूटीज़ के अंदर, वो कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं आया और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो उनकी जूनियर ने जो है अटेंड करी थी और जो उनका एटीट्यूड था वो बड़ा ही ख़राब था। और उनका ये भी कहना है कि 10 लाख रुपए की फीस जो है ये हमारे बीच तय नहीं हुई है, ये इलीगल क्लेम है और ऐसा क्लेम अगेंस्ट लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस रूल 1973 के अगेंस्ट है। साथियों, जब भी आप किसी एडवोकेट से डील करते हैं, इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूं कि आप एक रिटर्न प्रपोजल लीजिए। आपके वर्क का स्कोप क्या होगा उसको लिखवा लीजिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, धोखा खा जाएंगे। वो कहेंगे हमने काम कहा ही नहीं था, आप बोलेंगे कहा था। हमेशा मैं कहता हूं कि फीस जो है खातों में दो, आप पक्का बिल लो, आपका अधिकार है बार काउंसिल रूल्स के अंदर भी। और इसके अलावा एडवोकेट भाई आप भी बिल जारी करो, पर शर्म क्या है, पर टैक्स तो भरना पड़ेगा, पर टैक्स अपने को टर्नओवर पे नहीं देना है, टैक्स अपने को देना है प्रॉफिट पे। आप लॉ फॉर्म्स खोलो ना, किसने मना किया है, आप खर्चे शो करो, जितना प्रॉफिट बचेगा उतने में ही टैक्स देना है। इसलिए घबराओ मत, जितना काम लीगल करोगे तरीके से करोगे और लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस उसको फॉलो करोगे उतना ही आपको ईजी रहने वाला है और क्लाइंट्स के लिए भी उतना ही जो है वो ईजी होने वाला है। साथियों, यहाँ पर जिसका अपोज किया परिवादी ने, उसका कहना कि भाई मेरी लीगल फीस थी, मेरे को चेक दिया, चेक डिस्प्यूटेड नहीं है, साइन डिस्प्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर सेक्शन 139 एनआई का प्रिजम्पशन जो है वो ड्रॉ हो जाना चाहिए। साथियों, इसका रिब्यूटल दिया कंसर्न पिटिशनर ने और उसने रिलाई किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जिसका साइटेशन है 2018 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 638। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो फीस क्लेम कर रहे हैं इट शुड बी अकाउंट फॉर। अगर वो अकाउंट फॉर नहीं है तो ये इनलीगल फीस है। 10 लाख रुपए अकाउंट फॉर नहीं है और लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस रूल्स के वायलेशंस में स्टैंड कर रही है कोई फीस, तो वहां पर किसी भी रूप में उस फीस को जायज़ जो है वो नहीं कह सकते। तो कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट फाइल पर है, जो स्थितियां फाइल पर हैं, उसके अनुसरण में एक बात जो है निकल के आता है कि एक सिंपल केस जो है लेके आ रहा है परिवादी कि ये 10 लाख का अमाउंट जो है फीस के रूप में तय हुआ था, ये अमाउंट नहीं दिया गया और अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो है लाइबल है। बट द की पॉइंट इज दैट कि इनके बीच कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या थे, क्या तय हुआ, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो है फाइल पे नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी क्लेम है इस सिनेरियो में उसमें
कंसर्न एडवोकेट को 3 बात जो है साबित करनी थी। सबसे पहली बात कि हमारे बीच में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैंने ये सर्विसेज देना तय करी थी, ये सर्विसेज दी, जिसको इसने एक्नॉलेज किया और अल्टीमेटली उसके भुगतान के पेटे जो है चेक दिए। दूसरी बात, ये लीगल फीस होनी चाहिए, इट मींस अकाउंट फॉर। बार काउंसिल नियम में ड्यूटी है एडवोकेट की कि प्रॉपर बिल जनरेट करेंगे, क्लाइंट को प्रॉपर बिल जो है देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस रूल्स के अकॉर्डिंग भी ये मैंडेटरी है कि एक प्रॉपर सर्विस का एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में उनकी फीस को लीगल फीस नहीं कहा जा सकता। तो कोर्ट ने कहा लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 138 एनआई एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब लीगल एनफोर्सेबल डेट है, जो क्लेम ही इलीगल है अपैरेंटली और ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में इस क्लेम को लीगल क्लेम जो है वो नहीं कहा जा सकता। साथियों, इनिशियली केस जो है प्रूव करना है कंसर्न परिवादी को, यद्यपि सिग्नेचर है, बट इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम प्रोसीडिंग्स को इलीगल वे में जो है कंटिन्यू कर दें। अगर आपका इंसेप्शन ही गलत है, आपका डेब्ट का रिकवरी प्रोसीजर ही गलत है, आपका इनिशियल डेट ही इलीगल है, अगेंस्ट लॉ स्टैंड कर रहा है, तो किसी भी सिनेरियो में आपके द्वारा जो प्रोसीडिंग की जा रही है उसको लीगल या विधिसम्मत नहीं कह सकते। अल्टीमेटली इट विल बी टर्म्ड एज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि इन द लाइट ऑफ लीगल पिटिशनर्स फीस रूल, इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रीमिया फेशियाई इट इज अपियरिंग दैट कि जो ये फीस है ये इलीगल है, इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं कि ऐसी फीस तय हुई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट था और इसके कॉन्सिक्वेंस में ये सर्विसेज जो है वो देनी थी। और अल्टीमेटली कोर्ट ने केस को इस स्टेज पर रद्द करते हुए ये लिखा कि द एंटायर प्रोसीडिंग बीइंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो साथियों, ये अध्याय, ये रूलिंग, ये साइटेशन हमको 7 बातें जो है सिखा के जाती है। इसको जो है आप नोट रखो। सबसे पहली बात कि हम किसी भी प्रोफेशनल, चाहे वो कोई भी हो, जिससे डीलिंग कर रहे हैं उससे वर्क प्रपोजल जरूर लें, बिना वर्क प्रपोजल के डील ना करें। अगर आप डील कर रहे हैं तो ये आपका अपना जोखिम है, क्योंकि प्रपोजल से ही स्कोप मालूम पड़ता है कि उसकी अपीयरेंस कैसे होगी या उसका वर्किंग कैसे होगा, कि वो पर अपीयरेंस आएगा या लमसम में आएगा या इसमें ड्राफ्टिंग शामिल है या ड्राफ्टिंग शामिल नहीं है, या क्या क्या इस वर्क का स्कोप होगा। बिना प्रपोजल के हमें किसी भी एडवोकेट के साथ काम नहीं करना है, इस बात को गांठ मान लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी फीस तय है वो लिखवा लो, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और एडवोकेट के लिए भी। तीसरी बात, कोई फीस कैश में नहीं देनी है, गांठ बांध लो, कैश में फीस नहीं देनी है, क्योंकि आप अपना ही नुकसान करवा रहे हो। आज एडवोकेट ने फीस जो है कैश में मंगा ली आपसे, अब आप इनकम टैक्स में क्या शो करोगे, इसको शो ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो एंट्री जो सीए मांडेगा आपकी, वो मांडेगा ड्राइंग के अंदर। अगर आपने यही फीस जो है अकाउंट फॉर करी है तो ये जाएगी एक्सपेंसेस के अंदर, उस हेड में जो है मेंशन होगी, तो आपको अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स हैं मिलेंगे। और अगर व्यापारिक जगत में आप पे लिटिगेशन हुआ है और आप अपनी कंपनी या अपनी फर्म के निमित्त फीस पे कर रहे हो, तो वहां पर आपको अलग एग्जम्पशंस जो है मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट्स पर फॉरवर्ड चार्ज नहीं है जीएसटी को पे करने का। अगर आप कोई रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं तो आपको वहां पर रिवर्स चार्ज के तहत जो है जीएसटी पे करनी पड़ सकती है। पर इसलिए बिल जो है लेकर रखो, तो आप इनकम टैक्स के बेनिफिट जो है क्लेम कर लो, जीएसटी के बेनिफिट्स को अपन साइड में कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर प्रपोजल तय है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पर लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस रूल्स भी जो है फोर्स में रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों ही पक्षकारों को है कि एडवोकेट की अगर फीस तय है तो ये स्पेसिफिकली वो कंटेंट कर सकता है कि भाई मेरी ये फीस तय थी और ये फीस का भुगतान पेंडिंग था, जिसके पेटे चेक दिया गया, तो दोनों जो है टेंशन फ्री है, दोनों को जो है हर चीज जो है क्लियर दिखाई दे रही है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी धोखा जो है नहीं होगा, और अगर धोखाधड़ी होती भी है तो वहां पर हर चीज जो है क्लियर है, क्लाइंट को भी और एडवोकेट को भी। छठी इंपॉर्टेंट बात कि एडवोकेट भाइयों से निवेदन है कि कंटीजेंट पे काम नहीं करें। कंटीजेंसी फीस जो है नुकसानदायक होती है कि हम ले लेंगे, हम देख लेंगे, आप हमें मकान दे देना, या इस तरह की कई बातें हो जाती हैं। ऐसी मत करो भाई, क्योंकि आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। ये सब बातें लीगल प्रैक्टिशनर्स फीस रूल के जो है अगेंस्ट में है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपना फीस को अकाउंट फॉर करवा रहे हो तो कितना अच्छा आपका बनेगा बैलेंस शीट, कितना अच्छा जो है आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिल सकते हैं, आपको 44 एडीए का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं ऑडिट में तो वहां भी आपको लाभ मिलेंगे, आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन डिडक्शंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर जो है कैपिटल बनाने का पूरा मौका मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है अपने प्रॉफिट्स को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। इनकम टैक्स आपसे सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। तो कहने की बात है कि दोनों ही समझदारी से काम करें तो कितना बड़ा बेनिफिट जो है ले सकते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपकी जानकारी के लिए। ऐसे ही जानकारी के लिए पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।